टाइम्स नाउ नवभारत देश के अलग अलग राज्यों में हो रही सांप्रदायिक हिंसा का विरोध करता है। टाइम्स नाउ नवभारत मानता है कि भारत संविधान से चलता है और संविधान के मौलिक अधिकार में देश के हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आजादी है। टाइम्स नाउ नवभारत की ये रिपोर्ट कोशिश है कि समाज में शांति और सद्भाव बिगाड़ने वाले बेनकाब हों और देश में भाईचारा कायम हो। टाइम्स नाउ नवभारत स्टिंग ऑपरेशन में कही गई बातों की पुष्टि नहीं करता। सत्यता की पुष्टि कानून के द्वारा ही हो सकती है। ये खुलासा देश हित और जनहित में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और ऑपरेशन दिल्ली लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे में आपने देखा कि कैसे जहांगीरपुरी में दंगे की साजिश को लेकर के अलग अलग खुलासे हम लोगों ने किए। दिल्ली के जहांगीरपुरी के एक मुस्लिम युवक ने टाइम्स नाउ नवभारत पर छिपे कैमरे पर यह दावा किया कि जहांगीरपुरी में एक हिंदुस्तान तो एक पाकिस्तान। जहांगीरपुरी की मुस्लिम महिला का दावा कि विवाद के बाद से मुस्लिम युवक हथियार लेकर आए थे। महिलाओं के बुलाने पर ही मुस्लिम पुरुष इकट्ठा हुए। जहांगीरपुरी के स्थानीय निवासी का खुलासा हुआ। यह कहा कि जहांगीरपुरी में कई बांग्लादेशी बसे हुए हैं। जहांगीरपुरी में बसे बांग्लादेशियों के पास आधार कार्ड भी आते हैं। ये तमाम खुलासे सिलसिलेवार तरीके से आपने देखे, अब आगे आपको दिखाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का एक अलग खुलासा है और बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, जो हम आपको अपने विशेष शो ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स में अब दिखाने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी के सीक्रेट कैमरे पर एक ऐसे किरदार ने जहांगीरपुरी हिंसा की कहानी सुनाई जिनकी पत्नी यहां की निगम पार्षद है। पार्षद का नाम है पूनम बागड़ी। वह आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती और उन्हीं के पति अश्विनी बागड़ी ने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हिंसा की हैरान करने वाली हकीकत बताई। हमारे तमाम सहयोगी जहांगीरपुरी में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, जो आपको वहां के लोगों से बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, जो खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो एक एक करके आपको हम बता रहे हैं और उन्हीं तमाम अपने सहयोगियों से हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक करके खुलासा आपके सामने रखते हैं कि ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स का अगला बड़ा खुलासा यह कि पार्षद के पति अश्विनी बागड़ी ने एक बड़ा दावा किया और दावा किया कि हनुमान जयंती की हिंसा में तबरेज का हाथ है। तबरेज ने लड़कों को भड़काया। ये नाम तबरेज आप याद रखिएगा। तबरेज कौन है, उसकी भूमिका क्या है, ये भी एक एक करके आपको बताएंगे। और तबरेज का शाहीन बाग से कनेक्शन क्या है, ये भी बताएंगे आपको। सर एक चीज बताइए, ये जो पथराव हुआ है कल, इस स्टार्टिंग किधर से हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग क्या हुआ है। मैंने ऑफ रिकॉर्ड जानना चाह रहा हूँ, नॉलेज के लिए। ऑफ रिकॉर्ड सही बात तो ये है कि झगड़ा नहीं होता। जो मोहम्मद अली का है, जो इस्लामी प्रधान का है। अच्छा, वो प्रधान का? हाँ, इस्लामी प्रधान जो है उसका लड़का है और इस्लामी प्रधान के पिताजी की कल अच्छा, भतीजा तीजे के चक्कर में दूसरे शाम को रोज 1 तारीख की दावत पीछे और वो भारी तादाद के अंदर वहां लोग। यहाँ क्या हुआ राजनीति में, जब से शाहीन बाग वाला मामला हुआ तो एक तबरेज नाम का व्यक्ति जो आज अमन कमेटी में वो पुलिस का मुखबिर है। अच्छा, वो अपना है वर्चस्व बना रहा है। मैंने एक लड़ाई चली थी, एक युद्ध नशे के लिए, उसमें किसी के खिलाफ मैंने बड़ा गवर्नर किया पुलिस के खिलाफ। तो पुलिस को एक आदमी चाहिए था जो हमारी जुबान बंद कर सके। तो उन्होंने एक तलाश किया शाहीन बाग के अंदर, यहाँ में लोग जाते थे प्रोटेस्ट करने, जो सिलमपुर रंगों में भी करके बैठे हुए। तो वो तबरेज नाम का व्यक्ति यहीं से लेके जाता था? यहीं से लेके जाता था। किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है? कांग्रेस संबंध है? कांग्रेस से संबंध है। पहले वो MIM से था, MIM से अभी बहुत हिंदू मुस्लिम की फोर्स चलाता है। मैंने उसके खिलाफ 2 दिन पहले रिपोर्ट को लिखवाई थी कि हर चीज को हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इस पर कुछ करा। 2 दिन पहले 4 दिन पहले भी हुई, 4 दिन पहले है 4 दिन।
अभी तो हर चीज तो आपके पास है ही सर, क्यों नहीं सब चीज दे रहे मीडिया में आप? ये तो दीजिए जो लिखे तो उसको दे लिखिए आपका हर चीज आपके पास है। आपने 9 जो लेटर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ आपने तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें क्या कवरेज एक्ट ने पहले शाहीन बाग के नाम पर लोगों को बुला दिया। क्या कारण है कि जिस आदमी का SIT में जांच चल रही है उसे हम कमेटी में रखा हुआ है? कट्टरपंथी ये कवरेज जो है ये मुझे चुनाव भी लड़े है ना? नहीं, हाँ, अब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कल जो पथराव वाला मामला हुआ था, मैं वही बता रहा हूँ, उसको समझा सारा ही कवरेज का जिसे पुलिस दफ्ते ने कवरेज मौका वारदात पे भी था, कवरेज मौका वारदात पे भी था। वो पढ़ा लिखा आदमी, उसने ही इशारा किया, उसने ही लड़कों को भेटाया, उसने नौजवान लड़कों को एक टीम बना रखी। और जो इसराफिल का लड़का पकड़ा गया मोहम्मद अली, क्या नाम है? जस्सी जगह मोहम्मद अली। लेकिन ये जो पथराव की जो नौबत आई, जिसे लोग सामने तो भैया ठीक ही है ना, ठीक ही है लाइट ज्यादा। तो कल जो जुलूस गुजर रहा था सामने से, जो भी इनका शोभा यात्रा था, वो अचानक की बात क्या, साउंड के कारण इफ्तार का टाइम हो रहा था उस समय, लेकिन बंदूक, तलवार, लाठी ये सब कहाँ से निकला? किसी बात नहीं है। अभी आप घर घर में तलाशी ले लो। तो ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स पर एक एक करके बड़े खुलासे आपके सामने लगातार कर रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा कि पार्षद के पति अश्विनी बागड़ी ने दावा किया कि हनुमान जयंती की हिंसा में तबरेज का हाथ है। तबरेज ने लड़कों को भड़काया। ये कोई और नहीं बल्कि वहां की आम आदमी पार्टी समर्थित पार्षद उनके पति कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तबरेज लोगों को शाहीन बाग भी लेकर जाता था। तबरेज पहले AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में था और अब वो कांग्रेस का दामन थाम चुका है। तबरेज को बताया गया तबरेज के बारे में कि तबरेज अमन कमेटी से भी जुड़ा है। और एक सनसनीखेज खुलासा जो पार्षद पति ने किया वो ये कि जहांगीरपुरी इलाका जहां पूरी हिंसा घटित हुई है, वहां के घर घर में बंदूकें और तलवार। तो आप ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स में टाइम्स नाउ नवाज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बेहद चौंकाने वाले खुलासे लगातार देख रहे हैं। आपने खुफिया कैमरे पर निगम पार्षद पूनम बागड़ी के पति अश्विनी बागड़ी से सुना। अब अश्विनी बागड़ी आगे जो खुलासा कर रहे हैं उसे सुनकर आप सन्न रह जाए, क्योंकि इस खुलासे में जहांगीरपुरी हिंसा की पूरी हिस्ट्री दर्ज है। इस हिस्ट्री को सुनकर आप हनुमान जयंती की हिंसा की पूरी टाइमलाइन समझ जाएंगे। सुनिए जरा। अश्विनी बागड़ी ने ये बताया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में घर घर में हथियार मिलेंगे। साथ ही अश्विनी ने ये भी आरोप लगाया कि अमन कमेटी के सदस्य तबरेज का रोल इस हिंसा में था। वो पहले AIMIM में था और अब कांग्रेस में है। हालांकि ये आरोप कितना सही है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। अब अश्विनी बागड़ी की आगे की बात सुनिए। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, 10 जैसे ये मोबाइल में कान पे बात करते हुए निकल जाओ और आपके पास 15 मिनट बाद ही है और 15 मिनट बाद ही है, 15 मिनट बाद ही है। यहाँ से इस रोड को पार नहीं कर सकते। आपका चाकू दिखा दो मोबाइल से। कई बार घटनाएं होती हैं तो इस तरह की बातें लगने लगती हैं कि मतलब मुस्लिम आबादी हर जगह, कुछ जगहों पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो आ जाते हैं वो बताते हैं कि हम मालदा टाउन के हैं, कहीं वहाँ के हैं, कलकत्ता के हैं। बांग्लादेशियों की भी आबादी होती है कुछ जगहों पर। मुस्लिम भी बता रहे थे कि यहाँ पर हम लोग भी हैं कि मेरठ का भी आदमी यहाँ का भी और बांग्लादेश का भी आदमी है ना। सारे वेस्ट बंगाल हल्दिया के एक ही जगह के जहांगीर भी है ना, इस जगह एक ही जगह हल्दिया के वेस्ट बंगाल जिला मिलना सारे उनके। मैं कह रहा हूँ 90% आबादी मुसलमान की है, मुस्लिम लोग में तो हमेशा इतना बड़ा बवाल आज तक चला किस बात में। लेकिन सर ये बांग्लादेश से लोग हैं या फिर भारत के हैं? बंगाल के श्योर मतलब श्योर वेस्ट बंगाल हल्दिया डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं। हल्दिया डिस्ट्रिक्ट लेकिन वो ये सब लोग घर से माइग्रेट होते हैं। 1992-93 की वेरिफिकेशन से निकल चुके हैं। वो इंदिरा गांधी के समय जब बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ, लोग घुसे फिर बस्तियां बना के रह रहे थे, फिर इंदिरा गांधी ने सबको कॉलोनियां दी, सबके पहचान पत्र बने, फिर तब से हो गए भारत की ओर। कल का कहानी बताइए, फिर कल क्या हुआ? वो वही हुआ। उसके बाद इन्होंने पहले फिर वो जब ये रोज़ तारीख दावत चल रही थी तो मंदिर के गेट पर खड़े होकर जय श्री राम
भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। तो फिर उन लोगों ने, उनमें जो लड़के थे, उन्होंने फिर बताया, बातचीत बढ़ी आगे, उन्होंने बदलाव किया, फिर ये भी कम मैं कहूँ ये दूर के लिए थे। ये भी अगर हमारी जो बात है, इन लोगों ने कहा कि नहीं हथियार इधर भी हैं लोगों के पास, अगर इनको 15 मिनट का टाइम मिल गया ना मुसलमानों में, तो 15 मिनट में जहांगीरपुरी के सारे हिंदू बात करें। एक नजर नहीं आएगा बीजेपी का याद। मैं पहले बीजेपी में रहा हूँ, मैंने इसीलिए छोड़ी है। अश्विनी बागड़ी ने यह भी बताया कि जहांगीरपुरी इलाका कितना खतरनाक है। यहाँ मोबाइल स्नैचर्स की तूती बोलती है, ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यहाँ बांग्ला भाषी मुसलमान आकर बस गए। अश्विनी बागड़ी ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के वक्त जो हिंसा हुई उसकी कहानी भी सुनाई। अश्विनी का दावा है कि पथराव दोनों तरफ से हुई, लेकिन एक पक्ष के पास पल भर में तलवार और बंदूक जैसे हथियार कहां से आ गए। इसकी कहानी छिपे कैमरे पर सुना रहे हैं अश्विनी बागड़ी। ये जो रैली निकाल रहे थे, नारा लगा रहे थे, इनके पास फुटेज में तो दिख रहा है कि हॉकी स्टिक डंडा है, लेकिन इधर से जब अटैक शुरू हुआ तो फिर अचानक 5 मिनट में इतना तलवार, बंदूक, इतने सारे पत्थर, शीशे की बोतलें, इतनी जल्दी। मैंने क्या बताया, यहाँ अभी पुलिस हमारे घर से चले, मेरे से पुलिस ने इसलिए लौटाती है कि मैं कहता था सारी मीडिया खड़ी करके भी दूंगा ना, तो यहाँ पर ट्रक भर के समय नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर SHO कहाँ टिक पाए हैं? जब जिसके पीछे पड़े हैं वो जेल गया। पहले SHO कितने समय को गांधी के अंदर जेल गया है, नोटों की बोरी को यहाँ से पकड़ी गई। तो क्राइम का मिनी इंडिया है, इससे बड़े क्रिमिनल यहाँ है नहीं, रिकॉर्ड निकाल के। सुना आपने, अश्विनी बागड़ी कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी क्राइम का मिनी इंडिया है। ये बड़े बड़े क्रिमिनल्स का ठिकाना है। यानी गनीमत थी कि हिंसा की आग ज्यादा नहीं बढ़ती, वरना नतीजा ज्वालामुखी जैसा हो सकता था। तो ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स में लगातार एक के बाद एक बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहे हैं। बड़ा खुलासा है कि पार्षद के पति अश्विनी बागड़ी ने दावा किया कि जहांगीरपुरी में मोबाइल स्नैचर्स की दहशत। जहांगीरपुरी की 90% आबादी मुसलमान आबादी है। जहांगीरपुरी में ज्यादातर बांग्ला भाषी मुसलमान हैं और 15 मिनट में सारे हिंदू खत्म हो सकते हैं, ये अश्विनी बागड़ी कह रहे हैं, जो कि वहां के पार्षद के पति हैं। जहांगीरपुरी क्राइम का मिनी इंडिया बन चुका है। वो कह रहे हैं कि यहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े अपराधी रहते हैं। 90% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, जिनमें से कि ज्यादातर जो हैं वो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं। इन बड़े खुलासों के साथ जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। आशीष सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी से। एलन राव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली में। हमारे साथ देश रत्न निगम है, संघ विचारक हैं। मसूद हाशमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है इत्तेहाद सोसाइटी के। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी कुंदन सिंह, गौरव श्रीवास्तव और अनुज मिश्रा, जो कि स्पॉट पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर भी इस चर्चा का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है। सबसे पहले आशीष सूद में जानना चाहूंगा आपसे कि अगर पार्षद का पति ये दावा कर रहा है कि जहांगीरपुरी में ज्यादातर घरों के अंदर बंदूकें, तलवारें मौजूद हैं, जिनका प्लानिंग के तहत मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या पहला सवाल इंटेलिजेंस पर नहीं है क्या? नहीं, निश्चित रूप से जहां कानून की कमी रही होगी उसको जांचा जाएगा और कानून की कमी जिनके द्वारा की गई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मगर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी समझने की जरूरत है, इनको लिजिटिमाइज करने वाले और इनको प्रश्रय देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और निंदा होनी चाहिए। आपको याद होगा, शायद इस पैनल में बैठे बहुत सारे लोग याद रखेंगे, याद उनकी स्मृति में होगा, सीलमपुर में इसी प्रकार से उस समय 1980s के दशक में, 80s और 90s में जब ये पकड़े जाते थे तो कई बिल्डिंग्स में से हमला हुआ और पुलिस ने आग लगाकर उन लोगों को पकड़ा। तब बहुत बवाल मचाया, इन्हीं सब लोगों ने, ये ब्रिगेड है, ये उनको कवर फायर देती है। हाँ। आज
जब ये लेकिन कहा सूद जाएगा साहब, मुसलमान इंटेलिजेंस के का, घर पुलिस से- का काम मेरी तो बात यही है ना पूरी कि ऐसी कीजिए। ब्रिगेड को पकड़ें। साहब, ऐसी घटनाएं होने से पहले ऐसी ब्रिगेड पर शिकंजा कसे, पुलिस का काम तो यही है ना सर। आप मेरी बात पूरी होने दे, जरा बात को तसल्ली से सुने, 10 सेकंड का समय दे मुझे। मगर जब ये बात होगी और मुसलमान के घर से हथियार निकलेगा तब कहेंगे मुसलमान के घर से हथियार निकला है। जब हम पूछेंगे, जब जिसके घर हथियार निकलता है हर कोई मुसलमान क्यों होता है, तो ये कहने लगेंगे क्रिमिनल का रिलीजन मत देखिए। ये कारण है पुलिस के हाथ बंध जाते हैं। सीए और एनआरसी लागू होने की बात होती है तो यही राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं ये उनके झंडा बरदार बन जाते हैं। कागज कहां से लाएंगे, आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है सर, और मैं अब इसी ये पर छोटा सा सवाल कमेंट पूछेंगे- राव साहब आपसे चाहूंगा कि पुलिस के हाथ बंध जाते हैं क्या, जो पुलिस काम नहीं कर पाती? देखिए, पुलिस वैसे तो कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ हद तक इनसे सहमत हूं कि पुलिस को जब काम करने के लिए होता तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, ऐसे लोगों को जिन्होंने बसाया है कई महीनों से करके इतना बड़ा एक यहाँ पर इनका साम्राज्य स्थापित करवा दिया है, तो कहीं ना कहीं जब भी इन पे कार्रवाई होती है तो सांप्रदायिक होने की बात करते हैं, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई की बात करते हैं। अभी केस में भी देखिए 22 में से 14-15 आदमी अगर मुस्लिम हैं और वो काम कर रहे हैं, मुस्लिम उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं, वो सीसीटीवी कैमराज में बंद हैं, तो उनको नहीं पकड़ेगी पुलिस तो किसको पकड़ेगी? अभी कह रहे हैं 10 सेकंड देंगे जी, मैं आ रहा हूँ सूद साहब आपके पास, मैं आ रहा हूँ सर। सूद साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास सर। अगला सवाल जी, मैं आपकी बात को आगे ले जा रहा हूँ। अगला सवाल पूछने से पहले पुलिस के ऊपर सारा दोष मढ़िए, हाँ, मगर राजनीतिक विश्लेषकों से ये कहलवाइए, हाँ, दिल्ली सरकार जिन इमामों को पैसा देती आशीष सूद साहब जो जवाब दे रहे हैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो दिल्ली पुलिस में डीसी भी रह चुके हैं। नहीं, और राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं। उनसे मैं सवाल पूछ लूंगा सर, उनसे मैं सवाल पूछ लूंगा सूद साहब। उनसे पूछिए ना, उनसे ये कहलवाइए हाँ, कि राजनीतिक इमाम जिसको दिल्ली सरकार पैसा देती है, तनख्वाह देती है, वो मुलाजिम है, ये उसकी निंदा करते हैं मस्जिद से पत्थर मिलने की। हाँ, इनसे कहलवा कर दिखाइए, फिर पुलिस के हर अधिकारी को फांसी लगा दीजिएगा। राव साहब अपनी बात पूरी कीजिए। पुलिस की तो अपनी मजबूरी है, जैसा सूद साहब बीच में मत बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ पुलिस की तो अपनी मजबूरी है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो विंडो में आपके ऊपर दिख रहे हैं राव साहब उनके लिए कह रहा हूँ, तो आम आदमी पार्टी। लेकिन उनके ऊपर कौन होते हैं सर, मैं ये भी जान लूंगा। हमारे साथ देशरत्न निगम साहब लगातार बने हुए हैं, रवि श्रीवास्तव जी, उनसे मैं वो भी जान लूंगा। पहले मसूद हाशमी मुझे बताइए कि ये एक तरफा कार्रवाई का राग क्यों लापा जा रहा है? वीडियो में जो सामने है, कोई नीला कुर्ता पहने हुए टोपी लगाए सामने आ रहा तो पकड़ा गया, बाकी लोग जिनके हाथों में हथियार थे पकड़े गए। ये एक तरफा कार्रवाई का राग क्यों लापा जा रहा है? एक तरफा कार्रवाई का लाभ इस वजह से लाया जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और सारे जितने भी सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी विजुअल्स आ रहे हैं, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, उन सब में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आ रही है कि वो जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और वो लोग जो उसका क्या नाम है हाथों में हथियार लिए हुए थे, तमंचे लिए हुए थे, वो लोग जो कि मस्जिद के ऊपर झंडे चलाने के लिए चढ़े, वो तमाम लोग भगवाधारी थे। मसूद हाशमी साहब देखिए, प्रोपोगेंडा मत फैलाइए सर, प्रोपोगेंडा मत फैलाइए। आप तर्क की बात करेंगे, मैं हर बात सुना। आशीष जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। मसूद हाशमी साहब, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने साफ कह दिया कि जो लोग ये दलील दे रहे हैं ना कि मस्जिद में झंडे लगाए जा रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है पुलिस कमिश्नर साहब, तो ही सही बोल रहा है, हाँ, बकवास कर रहे हैं। आशीष सूद साहब देखिए, इस मंच पर सर भाषा की गरिमा का आपको ध्यान रखना होगा। आपका वैचारिक मेल खाता हो कि ना खाता हो, शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखना होगा। तूतला की भाषा नहीं सर, तूतला की भाषा नहीं सर। ये दिल्ली में अमन चैन खराब कर रहे हैं, मीडिया पे भरे पड़े विजुअल्स जिसमें बाकायदा तरीके से देखा। मसूद हाशमी, इस बात का अगर आपके पास सबूत है ना, अगर आप ये सबूत के तहत कह रहे हैं तो वो एविडेंसेस आप पुलिस के डोमेन में रखिए। लेकिन उससे पहले देशरत्न निगम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर 90% घरों के अंदर बंदूकें और हथियार और तलवारें रहते हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, तो सच्चा कौन है? जो गोली चला रहा था वो सच्चा है क्या? देखिए, कुछ स्थापित सत्य है, तथ्य है जिनके आधार पर सत्य स्थापित होता है जी। वो ये कि जो हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा थी उस पर हमला हुआ,
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हुआ और ऊपर से मकानों से पत्थर चले और टनों टन पत्थर चले। इन बातों को कोई झुठला नहीं सकता। बाकी चीजें आप उसमें विवेचना कर लीजिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, जो भी है। ये कहना एक भी वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें कि कोई एक दिखा सके कि वो मस्जिद पे चढ़ रहे थे। तो दिग्विजय सिंह वाली बात हो गई, जिन्होंने ट्वीट में एक फेक वीडियो डाला था और बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा जी। तो ये वही बात है। और ये दूसरा मैं आपको बता दूं, वो गढ़ है अपराध का, ये बहुत पहले से हम लोगों को पता है। पुलिस को क्यों नहीं पता? देखिए, हम पुलिस पर भी सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठने चाहिए सर। कांस्टेबल के स्तर पर नीचे जो पुलिस का कार्य है, पुलिस वहां डरी हुई है और भ्रष्ट भी है वहां पर। तो ये फेलियर है, सब कुछ जानते थे वहां पर, और उसके बावजूद भी अगर ये चीज होने दी है तो इस पर पुलिस पे सवाल जरूर उठने चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम हुआ है, देखिए टनों टन पत्थर अचानक नहीं आते, बिल्कुल ठीक और बात है। अचानक पेट्रोल बम भी नहीं आते, लाठियां भी नहीं आती, फायरिंग भी अचानक नहीं होती। इसके लिए सुनियोजित और पूर्व नियोजित देशरथ निगम साहब, मैं तो गवाह रहा हूं कि जो पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए, उन दंगों को कवर किया हम लोगों ने, किस तरीके से छतों के ऊपर हजारों की संख्या में कांच की बोतलें, पेट्रोल के ड्रम, माचिस की डिब्बियां और अनगिनत पत्थर दिखाई पड़े थे। गुलेल बनाई गई थी बड़ी बड़ी लोहे की, उसमें साइकिल की ट्यूब बांध करके वो गुलेल बनाई गई थी ताकि दूर तक फेंके जा सके। सिलेंडर ऊपर रखे हुए थे। मुझे बताइए मसूद हाशमी, अगर ईमान साफ हो तो फिर छत के ऊपर ये गोला बारूद रखने की जरूरत क्या है? या तो ये मान लीजिए कि जिन लोगों ने छतों के ऊपर हथियार जमा किए थे वो इस योजना में थे कि यहां से प्रोसेशन निकलेगा और हम हमला करेंगे। देखिए, भारत का इतिहास है कि भारत में जितने भी दंगे हुए हैं उन तमाम वो दंगे ज्यादातर तो मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं, कुछ दंगे सिखों के खिलाफ हुए हैं। सर मुझे पुरानी, देखिए इतिहास नहीं पढ़ा, एक सेकेंड, इतिहास नहीं पढ़ा। मसूद हाशमी मुझे इतिहास मत पढ़ाइए, मुझे वर्तमान बता दीजिए। सारे दंगे आप भी उठा लीजिए, मोहल्ला उठा लीजिए, 1931 का कानून दंगा उठा लीजिए, आप कहीं भागलपुर उठा लीजिए, आप एक एक दंगे में गिरा सकता हूँ। सारे के सारे फ्राइडे को या शुक्रवार को हुए हैं, और वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोग निकल के आए हैं और उन्होंने हमला किया है। इतिहास पढ़िए, इतिहास गवाह है। एक सेकंड देशरथ जी, वक्त कम है सर, मसूद हाशमी जवाब दे ले वरना टाइम बाय करना है खामखा। बुलाया था जब उनको समय मिलेगा खाली समय व्यर्थ करने के लिए। मैं वापस लौट रहा हूं। मसूद हाशमी बताइए जरा, क्या जरूरत है छतों के ऊपर आपको, या जो भी लोग वहां पर थे उनका समर्थन करने की आपको? ये एक मतलब उसे क्या नाम है, ऐसा वो बनाया गया था वातावरण कि ऐसा हो गया, मुसलमानों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए। गजब हाल है सर। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने ही आया और आप आंखें बंद करके बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे सहयोगी इस टाइम सर ग्राउंड पर मौजूद है, मैं उनसे जान लूंगा इस बारे में, लेकिन उससे पहले मेरे जो एसआईटी की टीम के मेंबर जिन्होंने पूरा खुलासा किया, मैं उनसे जान लेता हूं। जरा बताइए, आप ही बताइए कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब हमारी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो घरों की छतों पर क्या क्या दिखाई पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए जब हमारी टीम वहां पे पहुंची ग्राउंड पे और जब लोगों से हमने बात करना शुरू किया तो सबसे पहले हमें यह पता चला, और ये काफी आश्चर्यचकित बात है कि उन्होंने बताया कि एक ही देश में, जहांगीरपुरी में, एक हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान है जी। दूसरी उन्होंने बताया कि यहाँ पे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर के पास हथियार और हर के पास जो है पत्थर मौजूद हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, जब पार्षद जी के घर पे हम गए, वहां उनके पति से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक नाम लिया, तबरेज जी का। उन्होंने कहा कि ये जो तबरेज हैं ये अमन कमेटी में हैं और ये शाहीन बाग में वहां से लोगों को ले जाते थे जहांगीरपुरी से, और जो हिंसा हुई उसमें भी इनका कई बड़ा रोल है। जो खास बात इन्होंने बताई कि यहां पे जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में जहां पे ये घटना हुई है वहां पे 90% आबादी मुसलमानों की है, और ये इतने बता रहे थे कि अगर 15 मिनट इनको खुली छूट मिल जाए तो ये सारे जहांगीरपुरी के हिंदुओं को काट देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें निकल के हमारे सामने आई। मुझे बताइए मसूद हाशमी, इस बात से भी आपत्ति है आपको? क्या झूठ है? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, खाली मसूद हाशमी आके सच्चाई का झंडा बुलंद किए हुए हैं इस टाइम पे। आप लोग उसकी मतलब उसकी पड़ोसन का निसार की पड़ोसन का इंटरव्यू क्यों नहीं चला रहा है? जो ये बता रही है, हेलो जी जी बताइए, जो ये बता रही है कि वो हमारे लिए इतना कोऑपरेटिव था, हमारे लिए इतना काम किया है, हमारे काम आया है, हाँ। तो वो हिंदू औरत है। उसके पीछे का कारण ये है मसूद हाशमी कि हम लोग एजेंडे को हवा नहीं देते हैं। हम लोग एजेंडे को हवा नहीं देते कि एजेंडे के तहत कुछ चलाया जाए।
कथित सेकुलरिज्म यहां नहीं चलता है सर। एजेंडे को हवा दे रहा है। यहां पंथ निरपेक्षता का मतलब पंथ निरपेक्षता है नहीं, और ये बात ध्यान रखनी होगी आपको भी और बाकी जो लोग सूडो सेकुलर्स बनते हैं उनको भी। चला रहे हैं उन लोगों के इंटरव्यू। उससे पहले मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लगातार बने, फिर मैं लौट रहा हूं तमाम लोगों के पास। गौरव बताइए जरा कि वहां जाकर क्या देखा आपने, आम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या वो मान रहे हैं, ये तमाम चीजें हमारे सामने। लोग कह रहे हैं घरों के ऊपर क्या क्या जमा किया गया था। एक महिला है जो कह रही थी कि हमारी उस भीड़ के साथ बहस हुई, हम जाकर हथियार लेकर और मर्दों को लेकर के आए ताकि अटैक कर सकें। आपने और क्या क्या देखा वहां पर? देखिए, जो बात उस महिला ने हमारे कैमरे पर, खुफिया कैमरे पर स्वीकारी है, वो बात बिल्कुल सही है। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर कबाड़ का बहुत काम होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हिंसा में चीज़ें चलाई गई थी वो कांच की बोतलें थी, और कांच की बोतलें सड़कों पर जगह जगह बिखरी हुई थी, अभी भी बिखरी हुई है। लेकिन दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे उस दौरान हमने ताहिर हुसैन के घर के ऊपर या आसपास के शिवविहार तमाम इलाकों में देखा था कि किस तरीके से घरों पर पत्थर जमा करके रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर वो चीजें छतों पर, कुछ छतों पर हैं और कुछ जगहों से गायब कर दी गई हैं। सवाल यह है कि अगर वो लाई गई, क्योंकि हमें विजुअल में चलते हुए दिख रहे हैं पत्थर और बोतलें, तो वो पत्थर गए कहाँ, आए कहाँ से और फिर चले कहाँ गए, वो गायब कहाँ कर दिए गए और ये पूरा तरीका क्या अपनाया गया, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अश्विनी बागड़ी जो आम आदमी पार्टी के फिलहाल नेता हैं और पार्षद पति हैं, वो जो बातें कह रहे हैं वो बहुत सुनने और समझने लायक है, क्योंकि वो इस इलाके के पूरी जमीनी स्थिति से परिचित हैं। और इस मामले में किसी भी राजनीति को परे रखकर दिल्ली पुलिस और चाहे नगर निगम हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, सभी को जांच करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं बात साफ तौर पर लगातार हम कह रहे हैं कि आदमी खुले कैमरे पर झूठ बोल सकता है, लेकिन हिडन कैमरे पर आदमी झूठ नहीं बोल सकता, वो सच बोलता है। यही अश्विनी बागड़ी ने बोला है। और मसूद हाशमी, झूठ फैलाना बंद कीजिए कि मस्जिद के ऊपर किसी ने झंडा फहराने की कोशिश की थी, पुलिस ने मना किया, तो ऐसा नहीं हुआ सर। झूठ का प्रोपेगेंडा यहां नहीं चलने देंगे और जहां चलने की कोशिश करेंगे वहां भी खंडन होगा। फिलहाल मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। लेकिन टाइम्स ऑफ नवभारत की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। ये स्टिंग ऑपरेशन के एक एक खुलासा लगातार जारी रहेगा। इसमें बताएंगे आपको कि दिल्ली हिंसा के पीछे के दिमाग कौन सा है और दिल्ली हिंसा के पीछे का सच क्या है। जहांगीरपुरी हिंसा के 48 घंटे बाद टाइम्स नाउ नवभारत का ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स। ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स, जहांगीरपुरी हिंसा पर 6 सबसे बड़े खुलासे। टाइम्स नाउ नवभारत पर खुलासा नंबर 1, दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। टाइम्स नाउ नवभारत पर खुलासा नंबर 2, जहांगीरपुरी के हर घर में हिंसा के हथियार। तो फिर अचानक 5 मिनट में इतना तलवार, बंदूक, इतने सारे पत्थर, शीशे की बोतलें, इतनी जल्दी? यहाँ अभी पुलिस हमारे घर से चले, मेरे से पुलिस ने इसलिए लौटाती है कि मैं कहता था सारी मीडिया खड़ी करके भी दूंगा ना, तो यहाँ पर ट्रक भरकर समय नहीं हो जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत पर खुलासा नंबर 3, 15 मिनट में जहांगीरपुरी के हिंदू खत्म हो जाएंगे। इनको 15 मिनट का टाइम मिल गया ना मुसलमानों में, तो 15 मिनट में जहांगीरपुरी के सारे हिंदू काट करेंगे। ये नजर नहीं आएगा बीजेपी का। याद मैं पहले बीजेपी में रहा हूं, मैंने इसीलिए छोड़ दिया। टाइम्स नाउ नवभारत पर खुलासा नंबर 4, मुस्लिम महिलाओं ने सबसे पहले हमला किया। ये भी कहा जा रहा है कि एक कॉलिंग ग्रुप बना था औरत लोग का, उसके बाद खबर गई थी फोन करके कि भाई आप लोग आइए, यहाँ पे मदद की जाए। सब टाइम्स नाउ नवभारत पर खुलासा नंबर 5, क्राइम का मिनी इंडिया है जहांगीरपुरी। नोटों की गोली को यहाँ से पकड़ी गई, तो क्राइम का मिनी इंडिया है।
इससे बड़े क्रिमिनल यहाँ है नहीं, रिकॉर्ड निकाल। टाइम्स नाउ भारत पर खुलासा नंबर 6। हिंसा के आरोपी CAA प्रोटेस्ट में भी थे। हम जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हर परत को खोलेंगे, हिंसा का सच बताएंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत पर ऑपरेशन दिल्ली फाइल। तो शनिवार की शाम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़क गई। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई, लेकिन सवाल ये कि आखिर हिंसा भड़की कैसे, किसने पहला पत्थर मारा, किस इंसान ने पहली लाठी चलाई और किसने पहले पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, किसने पहली गोली चलाई। टाइम्स नाउ भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की और छिपे हुए कैमरे से एक एक सच्चाई को रिकॉर्ड किया। छिपे हुए कैमरे पर जो बातें कही गई वो हैरान करने वाली थी, साथ ही परेशान करने वाली भी थी। आपको दिखाते हैं टाइम्स नाउ भारत की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो टाइम्स नाउ भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब जहांगीरपुरी पहुंची तो उसने सबसे पहले एक स्थानीय मुस्लिम युवक से बात की। यह बातचीत कल ही हुई है। सारी बातचीत हिडन कैमरे पर हुई और रिकॉर्ड, और वो मुस्लिम युवक एक के बाद एक हिंसा का एक एक राज सामने लाता गया, एक एक सच बताता जा रहा था। इस बातचीत में आप जान पाएंगे कि आखिरकार शनिवार को हिंसा कैसे हुई, हथियार कहां से आए। यही मुस्लिम लड़का आपको बताएगा कि आखिरकार क्यों जहांगीरपुरी में मिनी पाकिस्तान बन चुका है और क्यों इस बात की लगातार तस्दीक की जा रही है। ये भी शुरू से बदमाशी करते जा रहे हैं। ये है ना सर, लेकिन पता है बंदूक निकल गया, तलवार निकल गया, गोली चली गया। ये लाए कहाँ से? यहाँ भी इतने बड़े सबसे हथियार सबसे पावरफुल आदमी पावरफुल तो बंदे वही जो अंसार आदमी कैसा आदमी तो बढ़िया है। करना क्या भारत सट्टा चलता दिया तो वो जंगल हो तो 2 मकान देंगे वहाँ जा रहे 2 मकान मक्का किससे मकान होने को तो बेचने बारे में दारू सट्टे का ज़्यादा काम, परिवार नहीं होता, परिवार फैमिली नहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग बांग्लादेश में सारी चीज़ें बांग्लादेश की साइड में आ जाओगे पाकिस्तान में पूरा पहुँच जाओगे। इधर आ जाओगे पाकिस्तान की तरफ पहुँच जाओगे। ऐसे बना हुआ है। हम जो है मैं भी एक मोमदन हूँ मैं विदेशी हूँ। अब हम वहाँ रहते हैं तो तुम लोग का में रहते हैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान। बहुत बढ़िया बात है। इधर सारे बांग्लादेश में रहते हैं, पाकिस्तान है। ये बीच का मेन गेट ये बोल रहे एक तरह का, ये स्कूल का गेट है ये बोल रहे एक तरीके इधर पाकिस्तान उधर मतलब बांग्लादेश जाते हैं। वहाँ वाली नमाज हो गया तुम्हारा मंदिर पाकिस्तान में इंडिया लगाने के लिए तुम्हारी हो रही है पूजा करोगे मारोगे छोड़ोगे ये बताओ। लेकिन पूरी लगे मेरे मुंह पे गए सही है ये बोले बाबा है मैं जाके बोले बाबा के बगल में देर क्या करोगे ये बताओ। सही है वहाँ से जवाब लेते हैं। तो मुस्लिम युवक से बात करने के बाद टाइम्स नाउ भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जहांगीरपुरी में एक मुस्लिम महिला से बात करने के लिए पहुंची।
मुस्लिम महिला से हुई पूरी बातचीत भी हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हुई और इस बातचीत का जो सार है वो ये कि मुस्लिम महिला ने टाइम्स नाउ नव भारत को बताया, एसआईटी को वो सच बताया जो अब तक सामने नहीं आ पाया। इस बातचीत को सुनकर आप समझ जाएंगे कि हिंसा कहां से शुरू हुई, विवाद किसने शुरू किया, पत्थर कहां से फेंके गए, तलवार कैसे आई, यानी पहला हमला किसने किया। समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग वहाँ देखने गए, ठीक है, आप लोग देखे गाना बज रहा था डीजे, उसके बाद आप लोगों ने पत्थर फेंके, उससे उधर से आया, ठीक है, सब अचानक से बंदूक तलवार ये सब कैसे निकला उधर? मैं मान लिया, अपना वीडियो दिखाइए, वो लोग लेके चल रहे थे, हमारा पास भी वीडियो खींचा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, वो प्रदर्शन में डंडे लेके चल रहे थे, रैली में लेके तलवार, मान लिया, इधर से कैसे आए? लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि एक कॉलिंग ग्रुप बना था औरत लोग का, उसके बाद खबर गई थी फोन करके कि भाई आप लोग आइए यहाँ पे मदद कीजिए, सब आपको कह रहा हूँ जो मस्जिद का पास में घर है, एक लेडीज से झगड़ा चालू है, वो ये बात कह रहा है कि नमाज चल रहा है, यहाँ आप लोग 1 घंटे से परेशान क्यों कर रहे हैं? तो तभी वो लेडीज को गाली गलौज किया होगा, उसने भी गाली गलौज किया, 1-2 बात होते होते फिर झगड़ा हुआ, तब जुआ खत्म हुआ है। भाई सब लेडीज मिलकर हथियार लेके गए, जो जायज बात है। लेडीज अगर हथियार लेके गई, उनको कैसे पता कि बंदूक कहाँ है, तलवार कहाँ है? किनको? लेडीज को कैसे पता था? बाद में 1-2 लोग बच्चे लोग लेके गए, वो भी जवान लड़का, छोटा मोटा कोई। भाई अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाँ, सबका वजह वो अपना हथियार दिखा रहा, उनका पास भी तो बंदूक, रैली में बंदूक तक। तो अब तक आपने इस खुलासे का एक हिस्सा देखा, अभी कई और बड़े खुलासे बाकी हैं। 2 किरदार और हैं जिन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। ये खुलासे रात 8 बजे आप देखिएगा टाइम्स नाउ भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें मुस्लिम युवक और मुस्लिम महिला से मिलने के बाद जागीरपुरी में रहने वाले हिंदू युवक के पास पहुंचे। इनका नाम है नरेश। ये आरटी एक्टिविस्ट भी हैं और इस इलाके की डेमोग्राफी को अच्छी तरीके से समझते हैं। नरेश कुमार ने ही हिंसा के आरोपी अंसार की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी टाइम्स नाउ भारत एसआईटी के कैमरे पर कह सुनाई। आरोपी अंसार को नरेश करीब 20 साल से जानते हैं। अब आप देखिए कि नरेश कुमार ने जहांगीरपुरी हिंसा पर क्या खुलासे किए। सारे ऐसे ही हैं? बिल्कुल नहीं, 10 दिल्ली के बाद में कुछ बड़े बड़े हिंदू लोग नहीं जाते हैं और सिटियों के अंदर भी है, लेकिन इनका मेन कोई काम नहीं है। कितने साल से आप कितने साल से? 78 से मतलब मेरी उम्र से 5 साल 18 साल मेरे सामने। ये मतलब कहाँ से आए हैं? ये आते बांग्लादेश से पाकिस्तान रहते हैं, वहाँ से आधार कार्ड वहाँ से इसको सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट है कि नेता करते हैं, लोकल नेता उनका वोट बैंक है, वही इनके बनवाते हैं। पहले कांग्रेस ने इसको बना रहे हैं, अश्विनी बागड़ी है, देवेंद्र यादव साहब इनके इलाके में इस पालते हैं, तो आए दिन होते हैं। आते 2010 की बात है, जगह शर्मा निकल सकते हैं, जब मैं पेट्रोलिंग करता था तो ये जो बूथ देख रहे हैं रामलाल जनता में खुद इसमें था, 3-4 लोग, उन्होंने 1 लोगों को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, इसमें बूथ के अंदर लेके आए उसको, 2-4 बड़े वाले होंगे और 5 मिनट के अंदर यहाँ 200 लोग हो गए, पूरे बूथ में तोड़फोड़ कर दिए। पूरे महिला करूँगा हम कार्यक्रम आज आपको 20 साल जानता हूँ मैं, सब चोरी का माल होता है, खेलता है और फिर चोरस लेता है, बेचता है, फोन लगाता है, जितनी मार्केट लगती है बंगाल चोरी मोबाइल दिखते हैं सब उसके अंदर मिलते हैं। ये मतलब दादा टाइप का है? हाँ, इनका दादा ही बोलते हैं बंगाली को। लड़का सही है, थोड़ी मेरी तो 50 साल की उम्र 20 साल के अंदर तो बहुत छोटा होगा उसका। कौन तो नेतागिरी टाइप का भी ऐसा भी इसका? हाँ, नेतागिरी में भी है। किसको सपोर्ट करता है ये? अश्विनी बागड़ी, देवेंद्र यादव के हैं, जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। अब बना इससे पहले कांग्रेस का था। 1 महीने पहले 2 महीने पहले उसमें आया आम आदमी, तो देखा ना वो आप कांग्रेस हारने वाली है। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस का था। ये पार्षद अभी कांग्रेस का था या आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी में भी 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ, 2-3 महीने पहले। इससे पहले कांग्रेस का ही था। चुनाव आया था ना, हाँ, टिकट मिल जाऊँ कांग्रेस की, आम आदमी टिकट मिलने के चक्कर में इसमें आ गया था। लेकिन इसको बसने कैसे गया? मुझे समझ में नहीं आया, ये बसने कैसे? बसने अलॉटमेंट है,
ये बिल्डिंग है, मकान दिख रहा है, इसके पीछे मकान वो मतलब ऑटोमेटिक से मकान है। आगे पहले ग्रीन बेल्ट पट्टी थी, तो जंगल की बस्ती होगी, उसके बाद में खाली जगह थी, तो जैसे आगे बस गए। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक तमाम छोटे छोटे पार्क हैं, सब में झुग्गियाँ मकान बने हुए हैं। तो झुग्गी मान लीजिए आप दुकान बन रही है, हाँ सब झुग्गियाँ ही हैं। कोई 200 गज घेर रखी है, 100 गज जिसने घेर ली उसकी हो गई जगह। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता? दिक्कत बहुत है, कोई सुनता ही नहीं है। मैंने आज से 10 साल पहले RTI लगाई थी, उनका पड़ी है, मांगा था मैंने ये कोई मानने वाला जी MCD नहीं है, MCD बोलने का ऑथराइज नहीं है, उनका जवाब नहीं देते वो लोग, जवाब नहीं दिया। मैं में क्या था कभी वो कहते हाँ तो है, लेकिन बात कर रहे हैं नेताओं का प्रेस कर रहे हैं, वैसा है मतलब दे सकते हैं आप पेपर है, घर पे मिल जाएगा, घर पे पेपर मुझे दे टीम लोग। एक नाम तबरेज अब लगातार सुन रहे हैं। हमारे सहयोगी कुंदन इस वक्त तबरेज के साथ मौजूद हैं। पार्षद के पति अश्विन बागड़ी, उनका एक बयान आया और उन्होंने एक आरोप लगाया है कि इस पूरे दंगे और पूरे विवाद के पीछे जो चेहरा था वो तबरेज आलम थे। और तबरेज आलम हमारे साथ मौजूद है, टाइम्स नाउ ने खोज निकाला है और हम उनसे बात करेंगे। आपके जो पार्षद हैं, पार्षद के पति अश्विनी बागड़ी, उन्होंने बहुत साफ आरोप लगाया है कि इस पूरे घटना में आप मुख्य आरोपी हैं और आपने ही पूरा दंगा भड़का के और लोगों को भड़का के शोभा यात्रा पे फायरिंग कराई थी या पथराव कराया था। अश्विनी बागड़ी जैसे इंसान का आज इस दुनिया के अंदर एक बहुत खतरनाक रोल है। ये लोग ऐसे हैं जो कि पानी में आग लगा दें। ये ऐसे लोग हैं जब ज़िंदगी सही रास्ते पे सही पटरी पे चल रही होती है तो उसको पलटकर ये विपरीत दिशाओं के अंदर लेके चले जाए। ये शख्स ऐसा हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तबरेज, जिस समय कोरोना काल हुआ था उस समय मैंने अपना 15 बार ब्लड डोनेट किया था। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैंने जब पहली बार प्लाज्मा डोनेट किया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप इससे ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट मत करना। मैंने 15 बार प्लाज्मा डोनेट करके मैंने लोगों की ज़िंदगी बचाई। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा प्लाज्मा किसको दिया जा रहा है, सिर्फ मैंने देखा मेरा प्लाज्मा हिंदुस्तान के लोगों को। आपकी सफाई हुई, लेकिन आप पे आरोपों पे क्या कहना है? आरोप क्या? 2 आरोप है मोटे तौर पे कि आप वो शख्स हो जिन्होंने आपने लोगों को इकट्ठा करके इस पूरी शोभा यात्रा पे पथराव करा। इसके सबूत बागड़ी साहब दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर कहूँगा तो सफाई है। अगर बागड़ी साहब ने कहा है तो कुछ तो उनके पास में एविडेंस होगा, और अगर एविडेंस नहीं है तो मैं उनका गिरबान पढ़कर उनसे पूछूंगा एविडेंस कहाँ है। आपने ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाया है? कोई भी एविडेंस अगर मिलता है तो मैं सच कह रहा हूँ इसी चौराहे पर मुझको फांसी पर लटका दिया जाए। जिस टाइम ये सिचुएशन थी उस टाइम रोज़ा अफ्तार का टाइम था। मैं ईदगाह के अंदर रोज़ा अफ्तारी की तैयारी करवा रहा था। जब हमने शोर सुना तो हम लोग भाग कर आए। तो हमने कितना दूरी मस्जिद से ईदगाह कितना दूरी है? 3 गली पीछे ईदगाह है। तो मैं भाग कर आया तो वहाँ पर एक शख्स थे जिनको आज मैंने टीवी के अंदर देखा था, उनके सर पे चोट लगी पड़ी है, वो भी उसी के अंदर थे। मैंने उनको पकड़ा और उनको साइड किया। वो अपने आप को काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहे थे। आप उनके विश्व हिंदू परिषद के नेता के बारे में बात कर रहे हैं? शायद वही थे, उनको चोट लगी है पीछे और वो एकदम साइड में खड़े हुए डरे हुए थे। मैंने उनको साइड किया, मैंने कि आप फटाफट जाओ, यह सिचुएशन ख़राब हो रहा है। दिल्ली पुलिस के 4-5 सिपाही थे, उनके साथ में मिलकर हमने लोगों को रोकने की कोशिश करी। मेरे एक यहाँ पीछे पीठ पर ईंट लगा और एक मेरे पैर पे ईंट लगा, जिससे पैर मेरा घायल हो चुका है। और हम फिर SHO साहब के साथ में और एडिशनल SHO राजीव रंजन के साथ में, DC मैडम के साथ में इन चीज़ों को रोकने में पूरी रात लगे रहे, सब कुछ शांत कराया। और फिर हम लोगों ने पुलिस के साथ में रोड गली गली गए और लोगों को समझाया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने अपने घरों में जाएं। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी अंसार का वो पकड़ा है, उसके साथ भी आपका आरोप है कि आप दोनों मिले हुए हैं और उसके धंधे में लिप्त है। ये किसका आरोप है? उन्हीं बागड़ी साहब का। बागड़ी साहब तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अंसार से क्या संबंध है? आप अंसार को जानते थे? अंसार क्या करता था आप इसके बारे में जानते हैं? क्योंकि जिस तरीके के सोशल मीडिया में तस्वीरें निकल के आ रहे हैं, उनके कारनामे अलग अलग सामने आ रहे हैं। अश्विनी बागड़ी साहब ने जो भी कहा है उसके पीछे उनके पास क्या तथ्य हैं, पहले वो तथ्य पेश करें। और मैं आपको बताऊं, अंसार जो है, हाँ, अंसार से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अंसार मेरी 4 गली छोड़ कर रहता है।
तो एज ए पड़ोसी हैं हम लोग, मतलब 4 गली छोड़ के रहता है, निकलते बढ़ते दुआ सलाम उससे मेरी हो जाती है। आप जानते हो क्या धंधा करता है, क्या काम करता है? मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था निकलते बढ़ते एक उसने तखत लगा के वहाँ पर मोबाइल का स्क्रैपर रखा हुआ था, तो वो मुझसे कह भी रहा था कि भाई अगर मोबाइल की कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ से आप ले लिया करो। लेकिन आपको लगता है कि एक आदमी मोबाइल और वो स्क्रैप के मोबाइल बेचने के बाद जिस तरीके का लेविश लाइफ स्टाइल था, जितना वो गोल्ड पहना करता था, जिस तरीके के वो गाड़ियों में चला करता था, क्या वाकई ये संभव है क्या? नहीं, उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम मैंने सुना है, डीलिंग का भी काम है, वो मकान वगैरह उसने कई बनाए हैं, बेचे हैं, इसका ही मैंने काम उसका सुना है। ठीक है, मैं क्योंकि मैं इधर कम रहता हूँ, मैं अपने ब्लॉक की तरफ ही ज़्यादा रहता हूँ। और एक और आरोप है कि अश्विनी बागड़ी ही कह रहे थे, या हमने बहुत सारे महिलाओं से बात की, हालांकि वो स्ट्रिंग ऑपरेशंस के तरीके छुपा के कैमरे से बातचीत की गई थी, क्योंकि सच सामने आ, कई बार कैमरे देख के या माइक देख के लोग खुल के अपनी दिल की बात नहीं कहते। उन्होंने कहा कि इस पूरे बस्ती में कई लोगों के पास ऐसे हथियारे हैं और चंद मिनटों में हम हथियारों का पूरा जखीरा खड़ा कर देते हैं और उसका प्रतिवाद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। 2, 4, 6 जो हैं, जो असामाजिक तत्व उनके पास में हो सकता है, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि जखीरा है यहाँ पे हथियारों का, तो हमारी पुलिस इतनी भी अनएक्टिवेट नहीं है कि उनको पता ना चल पाए। पुलिस यहाँ अच्छी खासी एक्टिव है, और अगर ऐसी कोई गतिविधि होती तो पुलिस ज़रूर छापे मारती, और मैं कहता हूँ कि अभी पुलिस को छापे मारने चाहिए, मिल जाएगा अगर हथियार है। तो टाइम्स ऑफ नवभारत आपको इस दंगे का और इस दंगे के पीछे के चेहरों का एक एक सच लगातार दिखा रहा है। इन्वेस्टिगेशन और ये हमारे खुलासे लगातार जारी रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।